तो अकाउंट्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स अपने आप में ही मज़ेदार सब्जेक्ट है जो कि आज से पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ा। अब आप पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो हम देखेंगे अकाउंट्स क्या है, ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें पहले जानना पड़ेगा कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, तब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जैसे आप क्या देख पा रहे हो, चैप्टर का नाम क्या है? तो पहला चैप्टर ही है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपको पहले अकाउंटिंग से रूबरू करवाया जाएगा, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि ये है अकाउंटिंग, जिसके साथ आपको पूरे साल नहीं, आने वाले जितने भी साल हैं आपको इसी के साथ बिताने हैं, ठीक है। 2 साल तो बिताने ही हैं, लेकिन उसके आगे भी अगर आप चाहें तो बिता सकते हैं। तो इसलिए आपको इसका रूबरू करवाया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। अब जैसे आप एबीसीडी पढ़ते हैं तो सबसे पहले एबीसीडी पढ़ने के बाद ही तो आप आगे फर्दर वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस पढ़ते हैं। तो वैसे ही अकाउंटिंग में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फर्दर चीज़ें शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहली जो टर्म है हमारी वो क्या है? अकाउंटिंग कहाँ पर यूज होती है? तो अकाउंटिंग का यूज हमेशा बिजनेस के अंदर होता है। भैया ये बिजनेस है क्या? हमने आज तक सुना तो है बिजनेस, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, अंबानी बनेंगे हम, टाटा बनेंगे। बिजनेस क्या है ये नहीं पता हमको, है ना। तो आज बिजनेस के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बिजनेस होता क्या है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें बिजनेस की, तो क्या डेफिनेशन के अंदर बोल रखा है कि बिजनेस क्या है? बिजनेस refers to an activity और entity। ये एक एंटिटी है या फिर एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब तो समझते हो ना कि कोई काम करना। बिजनेस एक काम करने से है, जो कि कौन सी एक्टिविटी? अब इसके अंदर आप एक्टिविटी के अंदर इंगेज कौन कौन सी आप एक्टिविटी कर रहे होंगे? कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे होंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे होंगे, या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी का एग्जांपल जैसे अंबानी भाई साहब है, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, जियो चला रहे हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल माइंस वगैरह देखिए, माइंस खुदती है, कोयले की खदान वगैरह होती है ना, वो सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। प्रोफेशनल एक्टिविटी डॉक्टर है, टीचर है, ये सारी क्या है? प्रोफेशनल एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो इन सब के अंदर जो एंगेज होता है बंदा, अब वो किस लिए एंगेज होता है? वो कुछ काम करेगा। कौन कौन से काम करेगा? या तो प्रोडक्शन करे, या डिस्ट्रीब्यूशन करे, और एक्सचेंज करे किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो ऐसी बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब एक एक्टिविटी या एंटिटी, बोलो एंटिटी, जो कि एक्टिविटी के अंदर इंगेज हो। कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा हो? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी। और उस एक्टिविटी के थ्रू क्या कर रहा हो? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और गुड्स का एक्सचेंज कर रहा हो, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बोला गया। अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर आप गुड्स का एक्सचेंज करोगे। अंबानी भाई साहब जियो की सिम बना रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन प्रोफेशनल एक्टिविटी में क्या है? टीचर है, डॉक्टर है, डॉक्टर क्या दे रहा है? आपको सर्विस दे रहा है ना। तो ये होता है बिजनेस की डेफिनेशन। अब बिजनेस क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि बिजनेस आपका प्रॉफिट देने वाला भी हो सकता है, ठीक है, जिसका एम क्या हो कि हमें पैसा कमाना है, या फिर नॉन प्रॉफिट भी हो सकता है कि जिसका सिर्फ मतलब है कि हमें सोशल वेलफेयर करना है या हमारे को चैरिटी करना है, ठीक है। तो बिजनेस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट बनाने वाले या फिर नॉन प्रॉफिट बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस का मेन अगर मोटिव देखा जाए तो बिजनेस का मोटिव या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य होता है अर्निंग प्रॉफिट,
प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ करना, इनोवेशन करना और कंट्रीब्यूट करना कहाँ, सोशल डेवलपमेंट के लिए। सोशल की स्पेलिंग गलत है, तो सोशल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना। तो ये बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि की ऑब्जेक्टिव क्या है मेन भैया, प्रॉफिट जनरेट करना, एक्सपेंशन करना, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेस करता है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करेगा, अंबानी भाई साहब है, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वहीं पे चैरिटी भी कर रहे हैं। अनीता अंबानी है, स्कूल खोल रखे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह चला रही हैं। तो भैया बिजनेस तो चलो समझ में आ गया, बिजनेस क्या है कि एक एंटिटी होती है जो कि इन सारी एक्टिविटी में कर रही होती है, ये सारा काम कर रही होती है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब बिजनेस के टाइप क्या क्या होते हैं, तो बिजनेस के 3 टाइप होते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज। ये आपकी बुक्स हैं 11th और 12th के अंदर, अलग अलग है। सोल प्रोप्राइटर आप 11th क्लास में पढ़ोगे, पार्टनरशिप आप 12th क्लास में पढ़ोगे और ये भी आप 12th क्लास में पढ़ोगे। मजेदार। तो सोल प्रोप्राइटरशिप अब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर सिंगल व्यक्ति ओनर होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया ये ऐसा बिजनेस है जहां पर एक सिंगल ओनर होता है और ओनर को, मालिक को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर। यहाँ पर मालिक आपका वो नहीं कहलाएगा, मालिक का मतलब बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे हम मालिक को। हम मालिक को इस सोल प्रोप्राइटर वाले बिजनेस में हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर बोलेंगे। अभी अकाउंटिंग की टर्म्स हमें यूज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस जो भी होगा वो मैनेज कौन करेगा, ऑनर ही, जो सिंगल पर्सन मैनेज करेगा। अब जैसे आपने किराने की दुकान देखी होगी, है ना, तो वहां पर सिंगल व्यक्ति सारा का सारा काम कर रहा है, लेकिन कर वो बिजनेस का है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आता है बिजनेस, ठीक है। दूसरा बिजनेस आपका है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अब यहाँ पर मालिक जो है ज्यादा हो जाते हैं। मिनिमम मालिक कितने होंगे, 2 होंगे, या फिर मैक्सिमम 50 हो सकते, 50 से ज्यादा, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है, मालिक को क्या कहा जाता है, पार्टनर। क्या कहा जाता है मालिक को, अब मालिक को आप प्रोप्राइटर नहीं बोलोगे, यहाँ पर क्या बोलोगे, पार्टनरशिप के अंदर मालिक को क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। और पार्टनर अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपस में बांटेंगे, लॉस कमा रहे हैं तो आपस में बांटेंगे, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपस में अग्रीमेंट करते हैं और आपस में ही शेयर करते हैं, ठीक है जी। अब कंपनीज क्या है, तो कंपनी एक प्रकार का बिजनेस है जहां पर बहुत सारे ऑनर हो सकते हैं और उन मालिकों को क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर। जैसे आपने देखा भी होगा कि कंपनी के शेयर हैं, शेयर आपने खरीद लिए तो आप क्या बन गए, कंपनी के मालिक बन गए। भले ही आप 0.00001% के मालिक हो, लेकिन आप मालिक हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। और अगर कंपनी आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है तो कॉर्पोरेट बन जाती है, ठीक है। तो आप फिर पब्लिक से पैसा उठाने लग जाते हो। अब इन तीनों के अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप में फोटोग्राफी का कोई बिजनेस कर रहा है, सोल सिंगल बंदा मैनेज कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई फूड बिजनेस है, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है फ्लिपकार्ट वाले भैया। तो 2 बंदे हुए फ्लिपकार्ट के अंदर, कौन कौन, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। तो इन दोनों बंदे ने 2007 के अंदर फ्लिपकार्ट का स्टार्ट किया था। तो ये पार्टनरशिप फर्म है। क्या ये पार्टनरशिप फर्म है। कंपनी का एग्जांपल दिया जाए तो टाटा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो ये आपकी एक कंपनी है, ठीक है। इसके बाद आता है अगला टर्म एसेट। अभी हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं। अब भैया एसेट होता क्या है, तो एसेट की अगर मैं अपना यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं, ये बिजनेस चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। कोचिंग के अंदर
कोचिंग की जो भी अपनी चीजें हैं, जो कोचिंग की जो भी अपनी चीजें हैं वो क्या है, एसेट है। किसके लिए, कोचिंग के लिए। चाहे ये प्रोजेक्टर हो, चाहे ये फैन हो, चाहे चेयर हो, चाहे एसी हो, कुछ भी हो, वो सब क्या है, नहीं है, वो सब क्या है, आपका एसेट है। किसका एसेट है, बिजनेस का एसेट। ठीक है, तो यहां पर अलग तरीके से बताया गया, एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज के कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दें। क्या, फ्यूचर में बेनिफिट दें। अब बेनिफिट कैसे देंगे, पैसे की फॉर्म में। अगर मैं चेयर बेचूंगा, प्लास्टिक है ये, चेयर टूट गई, कुछ भी हो जाए, फिर मेरे को इसको 1-2 रुपए मिल जाएंगे, तो ये मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगी। प्रोजेक्टर खराब हो गया, इसके अंदर कुछ ना कुछ तार वगैरह होगा, ऐसा कुछ चीज होगा, उसका मेरे को पैसा मिल जाएगा। तो क्या होता है, ये तो चलो खराब हो गया उसकी बात है, लेकिन अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, प्रोजेक्टर से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को फीस दे रहे हो, पैसा आ रहा है ना। तो एसेट क्या है, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं एसेट, जो कि आपको क्या करते हैं, खुद के होते हैं, किसके, कंपनी के या बिजनेस के खुद के होंगे, और जिन्हें आप मनी की फॉर्म में मेजर कर पाए। अब ये प्रोजेक्टर, इसकी पैसे के अंदर कीमत है, चेयर की पैसे के अंदर कीमत है। तो जो भी एसेट हो, जो भी रिसोर्सेज आपको दिख रहा है किसी भी बिजनेस का, किसी भी एंटरप्राइज का, जिसे आप मनी में मेजर कर पा रहे हो, चेक कर पा रहे हो कि पैसे में इसकी वैल्यू है या नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, एसेट बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ह्यूमन को भी ना, अब एक बिजनेस के अंदर ह्यूमन भी काम कर रहा है, तो क्या ह्यूमन को भी हम एसेट बोलते हैं, जी नहीं। ह्यूमन एक एसेट नहीं है, लेकिन उसे एज अ एसेट हम बोलते हैं। ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ह्यूमन आपको फायदा तो दे रहा है, लेकिन उसकी पैसे में आप वैल्यू नहीं लगा सकते, इसलिए उसे हम क्या नहीं बोलते, एसेट नहीं बोलते हैं। लेकिन वो भी एक तरीके से हमारा रिसोर्स है। ठीक है जी। इसके बाद अगर दूसरी डेफिनेशन देखी जाए तो वही, एनी रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस, जो मैंने अभी समझाया कि बिजनेस जो भी ओन कर रहा हो रिसोर्सेज, वो सारे एसेट है। अब एसेट दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला है टेंजिबल और दूसरा है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब छूत, और इनटेंजिबल मतलब अछूत। अगर और अच्छे से समझाया जाए, टेंजिबल का मतलब ऐसे एसेट जिसे आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या है, जिसे ना तो आप देख सकते हैं ना ही आप टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, अब टेंजिबल की बात करें तो ये मान लो प्रोजेक्टर स्क्रीन है, तो इसको मैं टच कर सकता हूं, मैं देख रहा हूं, देख भी रहा हूं, मैं टच भी कर सकता हूं, तो ये मेरे लिए क्या है, टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट, अब इस लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर डला हुआ है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। हार्डवेयर को तो मैं टच कर सकता हूँ, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, क्या मैं उसको टच कर सकता हूँ, तो वो क्या है मेरे लिए, इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, वैसे ही गुडविल एक अच्छा एग्जांपल आता है। अब हल्दीराम है, टाटा है, रिलायंस है, इनका नाम है। हल्दीराम की जो गुडविल है, हल्दीराम गुडविल का मतलब नेम और फेम, जो उसने नाम बना रखा है, क्या उसके नाम को मैं टच कर सकता हूँ, देख भी नहीं सकता मैं। हल्दीराम बस लिखा हुआ है वो देख सकता हूँ, लेकिन उसका जो वो है, जो फेम हो रखा है, उसको मैं ना तो देख सकता हूँ ना मैं टच कर सकता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं, तो एसेट तो समझ में आ गया एसेट क्या है। इसके बाद एक कहानी आती है लायबिलिटी वाली कहानी। तो लायबिलिटी वाली, एसेट तो समझ में आ गया भैया, जो भी बिजनेस का अपना खुद का है वो एसेट है सारा का सारा। लेकिन लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी भैया हमारे लिए, अब ये आपको यहाँ पर आपको बना देते हैं, ये हो आप प्यारे प्यारे से। अब आपके सिर के ऊपर हमने रख दिया 50 किलो का बोझा। ठीक है, तो ये जो सिर दर्दी है आपकी, इसी को बोलते हैं लायबिलिटी, ये जो 50 किलो का रखा हुआ है। तो लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी बिजनेस की सिरदर्दी है। किसकी सिरदर्दी है, बिजनेस के लिए जो भी कर्जा होता है वो सारी की सारी लायबिलिटी होती है।
तो यहाँ पर वही बताया गया, लाइबिलिटी इज अ टर्म इन अकाउंटिंग दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। पैसे के अंदर जो भी आपकी सिरदर्दी होगी बिजनेस के ऊपर, जो कि बिजनेस को पे करनी ही करनी है, चाहे उसका घर बार कुछ भी चला जाए, बिजनेस देगा, तो ऐसी लाइबिलिटी, इसे क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। इसको आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो कर्जा। ठीक है जी। अब लाइबिलिटी दो प्रकार की देखने को मिल जाती है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है भैया, ऐसी लाइबिलिटी जो आप 12 महीने के अंदर पे कर दें। ठीक है, जैसे कि दोस्त से क्या लिया, पैसा लिया, लेकिन उसे तो साल 2 साल कभी भी पे कर देते हैं। लेकिन बैंक से अगर मान लो हमने लोन ले लिया और सिर्फ वो लोन है 6 महीने का, तो वो हमें देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। और एक वर्ड आता है क्रेडिटर, तो वो हम चलो बाद में समझेंगे, बट यहाँ पर ये ले लो। फिर इसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के बाद भी आप पे कर सकते हैं, तो उसके कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी। अब बैंक से आपने 5 साल के लिए लोन लिया, तो आप उसे 12 महीने के बाद भी पे कर सकते हैं आराम से, जब मन करे। दोस्त से लोन लिया है तो दोस्त को तो दो, चाहे मत दो, कोई टेंशन नहीं है। सही बात है, बस वो गाली देते रहते हैं। अच्छा, अब एक सवाल आता है जो कि आपको परेशान करेगा बार बार, कि भैया हमें ये अकाउंट्स पढ़ना क्यों है, ये सब्जेक्ट हमारे जीवन में आया ही क्यों, तो अकाउंट्स क्यों पढ़ना है वो हम समझते हैं। अब बिजनेस तो आप कर रहे हो, अकाउंट्स जो है आपकी जो कॉमर्स है वो बिजनेस के आसपास ही घूमेगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, तीनों ही आपका बिजनेस के आसपास रहने वाली है। तो अकाउंट्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसके 4 रीजन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए और उसे समझने के लिए। अब अगर मैं किसी सामान्य व्यक्ति को बोल दूं कि आप बताओ कि इस कंपनी का, उसके मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उस एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है बता दे रहा हूँ जस्ट। एक इस प्रकार से आपको टेबल देखने को मिलेगा, यहाँ पर सारी की सारी लाइबिलिटी लिखी होती है, यहाँ पर सारे के सारे एसेट लिखे होते हैं बिजनेस के, इसको कहते हैं बैलेंस शीट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये लाइबिलिटी क्या बला का नाम है ना। लेकिन अगर मैं सामान्य व्यक्ति को बोलूं भैया ये बताओ कि लाइबिलिटी क्या है, ये एसेट क्या है, क्या बिजनेस फायदे में है, क्या बिजनेस नुकसान में है, क्या वो बता सकता है, नहीं बता पाएगा। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना सीखना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है किसी बिजनेस को, लॉस कितना हो रहा है, और उसे समझना भी है कि अगर हो रहा है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, कि भैया टैक्स कितना पे करना है, सीए पता लगाते हैं, या फिर जो भी सरकारी आईडी वाले होते हैं, ईडी वाले हैं, वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने टैक्स नहीं दिया है, तो टैक्स कितना आपको सरकार को देना है, ये भी किसकी मदद से आप निकालेंगे, अकाउंट्स की मदद से। और एसेट और लाइबिलिटी किसी भी बिजनेस के पास कितना है वो, तो एसेट और लाइबिलिटी मैंने बता दिया, बैलेंस शीट बनती है। अब एसेट, मान लो अगर किसी बिजनेस के पास एसेट ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस फायदे में है और उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। ये शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। और किसी अगर बिजनेस के बाद लाइबिलिटी ज्यादा है, तो उसके पास कर्जा ज्यादा है, तो उसके अंदर पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी जानना चाहते हैं बिजनेस की किसी भी। फिर उसके बाद क्या है, कैपिटल, कि एक बिजनेस के पास कितना पैसा है, नेट कैपिटल कितना है, नेट वर्थ कितनी है किसी भी बिजनेस की। तो ये सब जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हमारा पहला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जितनी अभी हमें जरूरी है, जिसका हम यूज कर सकें। बाकी जो चीजें हैं हम एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे। तो अब हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, पहला चैप्टर शुरू होता है यहाँ से।
तो अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग को सबसे पहले पॉइंट में बता दिया गया है, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज है। लेकिन अकाउंटिंग, बिजनेस कैसे बात करेगा? तो बिजनेस बात करता है अकाउंटिंग की मदद से। कैसे? अकाउंटिंग की मदद से। तो बिजनेस के लिए कौन सी लैंग्वेज है? अकाउंटिंग है, बातचीत करने के लिए। अब चलो भैया, ये तो समझ में आ गया बिजनेस की लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग है। अच्छा, इसकी कोई डेफिनेशन है? जी हाँ, डेफिनेशन है। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक का मतलब अगर बताया जाए आपको, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप, क्या स्टेप बाय स्टेप वाला एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, फिर उसके बाद मेजर करेंगे, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब बांटना। फिर उसके बाद समराइज करेंगे, समरी बनाएंगे, और कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स के साथ। अब यूजर कौन है? मालिक। कोई भी मालिक है बिजनेस का, वो यूजर है। आप यूजर हो, आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि आपको पैसा लगाना है, शेयर खरीदने हैं किसी बिजनेस के। सरकार हो सकती है यूजर। तो अलग अलग प्रकार के यूजर हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर होते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये अगर डेफिनेशन हमें समझनी है तो इन सब के बारे में पहले जानना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंग क्या है, मेजरिंग क्या है, तो इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। ये कुछ अलग अलग डेफिनेशंस है जो आपको अलग अलग लोगों ने दे रखी है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA, इसने, स्मिथ, और ये सब अलग अलग लोगों ने दे रखी है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और इसके अंदर हम जो जितने भी अभी ऊपर हमने ये टॉप पॉइंट देखे, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, ये सारे हम कवर करेंगे। तो अगला जो टॉपिक आता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है टॉपिक? तो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण क्या है अकाउंटिंग के? तो यहाँ पर गुण आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 गुण हैं। 7 गुण को याद कैसे करना है? आई एम राहुल चौधरी, सेल्स मैनेजर ऑफ ACC कंपनी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से IMRC, ये शॉर्ट फॉर्म है, इस तरीके से आप याद करेंगे। अभी हम बताएंगे आई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है। चलो अब पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, दिस इज स्टेप नंबर 1। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला हमारा काम ये है करना। तो स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना है, पहचानना है, पहचान करनी है। क्या करनी है? पहचान करनी है। किसकी? यहाँ पर बोल रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। फाइनेंशियल का मतलब क्या? फाइनेंशियल का मतलब है बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ भी होना, कुछ होना। बिजनेस के अंदर जो भी हो रहा है उस चीज को आपको पहचानना है। तो बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको पहचानना है। ये आपका पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। अब इवेंट का मतलब क्या है? तो इवेंट की अगर बात करी जाए, इवेंट का मतलब बताया गया है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये हम पहला स्टेप समझते हैं क्या।
तो पहले स्टेप में हमें बोल रहा है कि आपको पहचानना है बिजनेस की ट्रांजैक्शन को। किसकी ट्रांजैक्शन को? बिजनेस की ट्रांजैक्शन को। अब भैया बिजनेस की ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानेंगे हम? तो अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर बहुत सारी लेन देन होता रहता है, ट्रांजैक्शन का मतलब है कुछ हो रहा है बिजनेस के अंदर, लेन देन हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अब बिजनेस के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, आप बताइए। जैसे सेल्स, मान लो सेल हो रही है, आप परचेज कर रहे हो, कोई माल वगैरह परचेज कर रहे हो, है ना। और बहुत सारी हो सकती हैं। आप एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हो, है ना, सैलरी पे कर रहे हो, ये भी ट्रांजैक्शन है। आपने पंखे खरीद लिए, वाह वाह वाह, है ना, पंखे खरीद लिए, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तो क्या करना है, हमें पहचानना है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, आपका बिजनेस है, ये वाला बिजनेस आपका है, कौन सी कंपनी का है? लेज बनाने वाले, लेज का सुना है, चिप्स बनाने वाली कंपनी का बिजनेस है। चिप्स का बनाने वाली कंपनी है, बिजनेस कर रही है। अब इस कंपनी के लिए बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या होगी? आलू परचेज करना। तो एक मैंने ट्रांजैक्शन लिखी, परचेज ऑफ पटेटो, पटाटो, पटाटो, ठीक है, आलू खरीदा। दूसरी मैंने ट्रांजैक्शन लिखी क्या? परचेज ऑफ ट्रक। तो इन दोनों में से बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है, बताइए। हम अगर अपने बिजनेस की बात करें तो आलू खरीदना हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, लेकिन ट्रक खरीदना हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हमें पहले स्टेप में यही चीज करनी है, पहचानना है कि भैया मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है, ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शन आपने पहचान ली, अब इस ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आलू खरीदा, आलू खरीद के मैं चिप्स बनाऊंगा, चिप्स बना के मैं बेचूंगा, बेचने से मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। रिजल्ट क्या निकल के आया? प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या करना है, पहचानना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को कि भैया रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। पहले इतना क्लियर हुआ। चलिए दूसरे बात करते हैं। दूसरा आपका पॉइंट आता है क्या? मेजरिंग। या मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो भैया मेजरिंग में हम क्या करेंगे, मेजरमेंट में हम क्या करेंगे? अब आपने पहचान लिया कि हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है, वो तो हमने समझ में आ गई, लेकिन अब दूसरा स्टेप क्या है, हमें चेक करना है। मेजरमेंट का मतलब चेक करना है आपको। क्या चेक करना है? कि क्या ये ट्रांजैक्शन पैसे की फॉर्म में है या नहीं। जैसे के लिए एग्जांपल के लिए मैंने कहा परचेज ऑफ पटाटो, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा परचेज ऑफ कुकिंग ऑयल फॉर ₹10,000। तो इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन में आपको पैसा पता चल रहा है कि पैसा है? तो आपको दूसरी वाली ट्रांजैक्शन में पता चल रहा है। जिस ट्रांजैक्शन में आपको पैसा पता ना चले वो ट्रांजैक्शन को आप फर्दर नहीं लेंगे। तो दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? कि मुझे अब पहचानना है। पहचान तो लिया मैंने,
अब मुझे चेक करना है कि भैया क्या ये ट्रांजैक्शन पैसे में हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पैसे में होगी तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको आगे नहीं लूंगा। ठीक है, अच्छा जी भैया ठीक है, हमने पहचान लिया। अच्छा और बताइए। अब आपने पहचान लिया, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। आई हो गया, एम हो गया, अब आता है आर। आर का मतलब है रिकॉर्डिंग। भैया कौन सी है जो हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, ये वाली रिकॉर्डिंग? नहीं, कौन सी रिकॉर्डिंग? हाँ, अब आप इंसान हो, आप क्या अपने दिमाग में सारी की सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन लेके रखोगे कि ये आया आज, ये गया, एक महीने की सारी नहीं रख सकते ना। हाँ, वो कहीं ना कहीं खाता बुक एक बना के रखता है। तो वैसे ही रिकॉर्डिंग क्या है, हम एक बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम एक किताब बनाएंगे हम। ठीक है, कितनी प्यारी किताब लग रही है हमारी, लगी प्यारी? तो ये हमारी किताब है। इस बुक को हम क्या बोलेंगे? इस बुक को हम बोलेंगे जर्नल बुक। क्या बोलेंगे? दिस इज आवर जर्नल बुक। अब इस बुक के अंदर हम करने क्या वाले हैं? तो इस बुक के अंदर हम जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमने परचेज की ट्रांजैक्शन करी, तो हमने यहाँ पर परचेज डाल दिया, लो भैया पहले नंबर पर परचेज हो गया डेट डाल के। दूसरे नंबर पर हमने डाल दिया कि भैया सेल कर दिया। तीसरे नंबर पर हमने डाल दिया कि भैया हमने सैलरी पे कर दी। कुछ भी, तो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी सारी इस किताब के अंदर आप लिखते जाएंगे। हाँ, जो भी बिजनेस से आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शन, सारी के सारे ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्ड स्टेप आपका क्या आएगा? रिकॉर्ड करना। लेकिन रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? जर्नल बुक। हमारी खाता बुक का नाम क्या है? जर्नल बुक। यहाँ पर इसको जर्नल बोला गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई तो हो गया, छुट्टी कोई नहीं, थोड़ा और देख लेते। जर्नल हो गया। अब ज आई हो गया कवर, एम हो गया, आई एम आर, सी। अगला स्टेप क्या है? सी। सी का मतलब यहां पर क्या होता है चौथे स्टेप में? क्लासीफाइंग। क्या है? क्लासीफाइंग। तो भैया अब क्लासीफाइंग में हम क्या करने वाले हैं बताइए जरा। अब देखिए, क्लासीफाई का मतलब पार्ट। अब आपके पास एक समस्या आएगी कि आपने ये जो खाता बुक बनाई है, दोबारा से बना लेते हैं हम। ये जो आपने खाता बुक बनाई है, इसमें आपने बहुत सारी ट्रांजैक्शन डाल दी, परचेज की, सेल्स की, परचेज की, परचेज की, परचेज की, सेल्स की, है ना? अलग अलग ट्रांजैक्शन आपने डाल दी इसके अंदर। तो अब इतने सारे पेजेस हैं। ठीक है, अब मेरे को पता लगाना है कि टोटल परचेज की ट्रांजैक्शन कितनी है। अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया परचेज की ट्रांजैक्शन कितनी है और परचेज कितना हुआ, या फिर मेरे से अगर पूछा जाए कि भैया बताओ सेल्स कितना हुआ टोटल इस महीने, तो अब मैं कैसे बताऊं? तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हमने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपके पास जड़ी बूटी दे रहे हैं हम। आप बनाइए लेजर। क्या बनाइए? LEDGER। तो भैया ये तो लेडजर होना चाहिए ना, इसको हम लेजर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो डी वाले भैया हैं ये क्या है? साइलेंट है। इसको लेजर पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर पढ़ते हैं। तो क्लासीफाई का मतलब ही क्या है? अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग करना। अलग अलग करना।
ठीक है, तो अब आप जर्नल के साथ साथ क्या करेंगे, अलग अलग करते जाएंगे सारी ट्रांजैक्शन को। तो आप परचेज की ट्रांजैक्शन को अलग कर देंगे परचेज में, ठीक है, परचेज अकाउंट बना देंगे अलग से। सेल्स की ट्रांजैक्शन के लिए आप सेल्स अकाउंट बना देंगे अलग से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लासीफाइड। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली में।